20-25 लाख में एक मिडिल क्लास या यंग जनरेशन जो भी इन्वेस्ट करना चाहती है, कौन सा आप एरिया सजेस्ट करेंगे? उज्जैन रोड, बाईपास और खंडवा रोड, ये तीनों रोड ऐसे हैं अभी जो आने वाले समय के अंदर काफी अच्छे रहेंगे। क्या वजह रही कि ग्रोथ उतनी नहीं मिली जितनी एक्सपेक्टेड थी एट सुपर कॉरिडोर? बाईपास 91 के अंदर बनना चालू हुआ था, आज 2026 से तब जाके हम देख रहे हैं कि आपने जब शुरुआत करी थी तो चाय के बिजनेस से रियल एस्टेट में आना, तो कहाँ से ये विचार आया था? 87 से 91 तक मैंने गांव-गांव में जाके लूज चाय का बिजनेस करा। शुरू से टारगेट एक ही था कि किसी तरह से अपने ब्रांड को डेवलप करना। वो आइडिया कहाँ से आया था? आज से 20 साल पहले जब देवास नाके पे कोई जाना पसंद नहीं करता था कि अब मैं वहाँ पर कॉलोनी लेकर आऊँगा और लोग खरीदेंगे और माल बिकेगा भी और लोग रहेंगे भी। क्वेश्चन था और जुनून था, करना ही है। जिस रेंज में जमीन मिल रही थी उसमें लग रहा था कि यहाँ हम प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सकते हैं हमारे, हमने हिम्मत करी। अभी भी सर साल भर से देखें तो मार्केट में रिसेशन तो नहीं आया, बट रियल एस्टेट का मार्केट थोड़ा सा सटल हुआ है और थोड़े बहुत करेक्शंस भी आए हैं, पर जो न्यू डेवलपर्स हैं सर उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। इस चीज़ को सर कैसे फेस करें? मैं चाहता हूँ सबसे जितने भी छोटे बड़े जो भी हो वो अपने मुकाम टॉप से टॉप पे जाए, क्योंकि मैं भी कभी समय छोटा था। अगर आगे बढ़ा हूँ तो हर इंसान को अधिकार आगे बढ़ने का। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज नॉट ओनली लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बट ही इज ऑल्सो लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। यस, यू हर्ड मी करेक्ट। सो वेलकमिंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सार्थक सिंगापुर ग्रुप, मिस्टर अश्विन मेहता जी। नमस्कार अंकल। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने समय निकाला आपके इतने बिजी स्केड्यूल में से। आप तो हमारे परिवार के हिस्सा हो, तो निश्चित रूप से हमको आपको समय तो देना ही है पूरा। और हमारा तो ग्रुप की खासियत ये है, जो भी हमसे जुड़ता है हम उसके साथ बिल्कुल साथ में ही रहते हैं हमेशा, ताकि उसको हमसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अंकल जी, यही खासियत है सार्थक सिंगापुर ग्रुप की, और स्पेशली आपकी, जो आपसे ग्रुप से जो पर्सनली जुड़ता है, इसके अलावा आपका सिर्फ प्रोफेशनली उसमें इंटरेक्शन नहीं रह जाता है। जब एक ग्रुप से जुड़ते हैं आपके, तो उसके बाद पर्सनली आपका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपके ग्रुप का, आपकी जो भी विजन रहा है या जो भी रेगुलेशंस रहे हैं शुरू से आपके ग्रुप के, तो उससे इंसान का आपका पर्सनल इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा अंकल पहला सवाल यही रहेगा कि आपने जब शुरुआत करी थी तो चाय के बिज़नेस से रियल एस्टेट में आना, इनिशियली इस चीज़ को सोचना कि आप भी डेवलपमेंट करके इंदौर में कॉलोनी लॉन्च करें, उसको डेवलप करें, उसको सेल करें, तो कहाँ से ये विचार आया था? कैसे आपने शुरुआत करी थी? मैं चाय के बिजनेस में सन 87 से जुड़ा जी। और शुरू से टारगेट एक ही था कि किसी तरह से अपने ब्रांड को डेवलप करना। जी। 87 से 91 तक मैंने गांव-गांव में जाके लूज चाय का बिजनेस करा। अच्छा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं लूज चाय का बिजनेस करता हूँ तो इसमें सक्सेस नहीं है ना। जैसे वो कोई चाय बेचते हैं जिसमें कोई नाम ही नहीं है, जी। तो उसमें हमारा नाम नहीं होता है। तो 91 में मैंने फिर मेरा एक पैकेट सनन चाय निकाला। जी। और सनन चाय के लिए फिर मैंने हर गांव में जाके, छोटे छोटे गांव में जाके, क्योंकि मैंने उस समय एक विजन था कि आगे बढ़ना है, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। तो एक वैन खरीदी, मारुति वैन, और उसके अंदर मैं अपने माल को लेके डिलीवरी करता था। आप खुद ही जाते थे? मैं खुद ही जाता था। अच्छा। और लोग बोलते भी थे कि जो आदमी मारुति से आ रहा है वो खर्चा तो आपसे निकालेगा, पर उसकी चिंता ना करते हुए मैं उन जगह पे गया जहाँ पे कोई नहीं जा पाता था, जी। जहाँ पे बसें भी नहीं चलती थी। तो मुझे ये फ़ायदा मिला गाड़ी से कि मैं छोटे छोटे गाँव के अंदर गया और अपने ब्रांड को डेवलप करा। यही रीज़न रहा कि सनन चाय ने बहुत कम समय में अपने एक बड़े नाम को डेवलप कर लिया। और आज भी सनन चाय मध्य प्रदेश के 2-3-4 ब्रांडों में से एक है और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। अब मैंने तो सन 2002 से चाय का काम देखना बंद कर दिया था जी। पर बेटा अभी इसको कंटिन्यू कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि जो बीज मैंने बोया था वो एक बड़ा वृक्ष बन गया और उसको बहुत बड़े रूप में ले जाने का प्लान बेटा कर रहा है। नहीं अंकल, ये बहुत अच्छी बात होती है, और मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि इनिशियली आपने शुरुआत करी थी तो आप खुद अपना माल बेचने, प्रोडक्ट बेचने, आप खुद छोटे छोटे गाँव में और गलियों में गाड़ी लेकर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है अंकल। इनिशियली कोई भी अगर वर्किंग करता है और उसके बाद आप इस मकाम पे पहुँचे हुए हैं, तो इट्स रियली अमेजिंग। और आपने जैसे प्रखर की बात करी कि नाउ ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द बिजनेस, टी बिजनेस, तो ये चीज़ अंकल कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जैसे मेरे पिताजी ने जो बीज बोए थे रियल एस्टेट में, उन्होंने इतनी मेहनत करी थी और फिर उनके जाने के बाद मैं इस लाइन में घुसा हूँ और आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिला अंकल पापा के जाने के बाद।
तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि मैं उस चीज़ को आगे लेकर जा रहा हूँ, और मैं आज जो भी अंकल कमाई कर पाता हूँ या जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे यही लगता है पापा का पुराना जो बीज बोया हुआ है, तो मैं उसी में जाके मैं काट कर खा रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उनकी इतनी मेहनत की हुई फसल है जो बस मुझे बस काटनी और खानी है, इतनी नहीं, वो नहीं, मेहनत करके बोके काटनी गए हैं। खानी नहीं है, उसको और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। जी जी उस जी। फसल के अंदर हम ऐसा क्या करें कि वो डबल तिबल हमको ग्रोथ दे, हाँ ये ध्यान हमेशा हमको किसी भी काम में करे रखना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर मैंने 100 रुपए मेरे बेटे को दिए हैं, हाँ जी। अगर वो 100 की 110 करता है तो कोई उसने कोई नया काम नहीं करा। हाँ अगर वो 100 को 1000 2000 करता है तो उसने उस काम को आगे बढ़ाया है। तो हमेशा जनरेशन को ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज़ हमको मिली है वो हमारे लिए जीरो है, अब हम इसको 100 पे कैसे ले जाएं। वो जीरो मान के अगर उसको स्टार्ट करेगा और 100 पे ले जाएगा तो ही वो सक्सेस रहेगा। अदरवाइज तो क्या है, जो मिला है उस पर बैठ कर वही चला रहे तो उसने कुछ नहीं करा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यही आज की पॉडकास्ट का अंकल आपके साथ का मेन मेरा रीज़न यही था कि हम जो नौजवान पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और हमें क्या हमारे अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, अच्छे चेंजेस, अच्छे बदलाव, कि हम लोग भी आपसे सीख कर आपके उस नक्शे कदम पर चल सकें जो आपका अनुभव है। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैंने ये चीज़ को तो बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो अपने आप को आपको शांत रखना पड़ेगा, अपने कमिटमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे। जी सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम में अगर पैसे कमाने की क्षमता है, हम जैसा ना कि पैसा कमाएं, हाँ जी। तो कई बार ऐसा मौका आता है लॉस भी होता है। कई ऐसा बिल्कुल, समय आता है कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमको लॉस हो रहा है तो कल फिर कमा लेंगे। जी तो जिसमें अगर लॉस खाने की भी क्षमता है तो जी। निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ना तय है, क्योंकि वो चीज़ों को मैच कर रहा है। अगर उसने कुछ कमाया और उसमें से कुछ जा भी रहा है जी तो जाने दो ना, फिर कल आ जाएगा। बिल्कुल। अगर उसी को पकड़ के बैठ जाएगा, रिलेशन खराब कर लेगा, हाँ, किसी बात के ऊपर हाँ, झगड़ा कर लेगा, तो वो कस्टमर तो हमारे से हमेशा के लिए गया है ना। तो बिल्कुल। आपको ये बिजनेस के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नया क्या है और हमारे में हम नया क्या करें जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़े। अंकल जी, यही मुझे लगता है कि सार्थक सिंगापुर ग्रुप की जो नींव है वो शायद इसी बुनियाद पे है कि रिलेशन, वन टू वन रिलेशन मेंटेन करना, आफ्टर सेल सर्विस देना, उसके बाद ही क्लाइंट जुड़ा रहता है। आज 25 साल हो गए हैं सार्थक सिंगापुर ग्रुप को, 40,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, 60 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं और 20 से ज़्यादा रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनिशियली ही आपने सोच लिया था कि इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है मुझे, या जब आपने शुरुआत करी थी तो आपने सोचा कि चलिए आज शुरुआत करते हैं, देखते हैं फिर आगे कैसा क्या होगा, कल का कल देखेंगे? नहीं नहीं, निश्चित रूप से कोई विजन लेके चलते हैं और आज भी अगर हम कुछ सोचते हैं तो आज जो चल रहा है उसके लिए नहीं सोचते, आगे हमको और क्या करना है उसके लिए भी हमारे दिमाग में रेगुलर कुछ न कुछ प्लान चलता रहता है। हमने अभी जस्ट 3-4 हमारे नए वेंचर लॉन्च करे हैं। जी। हमने एक हमारी न्यू डेवलपमेंट कंपनी है जिसके अंदर हम आरएनसी प्लांट लेकर आए हैं। ओके। एक हमने इंडी जी। स्टील जो किसी ज़माने में स्टील ट्यूब हुआ करती थी, उसको भी हमने टेक ओवर कराया है अभी। और हमारे बहुत सारे प्लान हैं जिसको हम आगे लेकर आएंगे। जहाँ तक बात है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए विज़न तो डे वन ही होना चाहिए, और साथ में जब आप बिजनेस में इंटर होते जी। हैं तो निश्चित रूप से आपको विज़न सामने दिखते जाते हैं। जी हिम्मत करते जाएं। जहाँ तक मैंने समझा और मैंने बिजनेस को जाना है, जी। 100% पूरा बिजनेस डेयरिंग का है। ओके। डेयरिंग और राइट वे, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, ये एक बिजनेस का नियम है। जी इसके साथ ही अगर आप पूरे प्लान को अगर साथ में लेके चलेंगे, रिलेशन मेंटेन करेंगे, तो लोग आपसे जुड़ने में बिल्कुल सदा तैयार रहेंगे। कभी उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि हम अगर इनके साथ जुड़ रहे हैं तो हमको ये तकलीफ आ सकती है। हम इनसे जुड़ रहे हैं, ये हमारी किस्मत है, हम इनसे जुड़ रहे हैं तो हमारा फ़ायदा होगा। ये अगर वो दिमाग में लेके चलेंगे, हम उनके दिमाग को इस तरह से बनाएंगे तो जी। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सही बात है अंकल। इस तरीके से इंसान का दिमाग तभी बन सकता है जब उसने उस ग्रुप के साथ, किसी भी उस ब्रांड के साथ पहले काम किया हो, या उनके साथ वालों ने काम किया हो, या साथ वालों ने नहीं भी किया हो, तो उसने मार्केट में देखा हो कि उनके साथ जुड़कर कितना मुनाफा मिला है लोगों को। राइट, बिल्कुल राइट। अच्छा अंकल, जैसे यंग जनरेशन की बात चल रही थी, हमें क्या सीखना चाहिए आपसे, इसकी बात चली थी, तो यंग जनरेशन आज, मिडिल क्लास की बात करूं या यंग जनरेशन की बात करूं, तो वो रियल एस्टेट खरीदना तो चाहते हैं, रियल एस्टेट में आना तो चाहते हैं, पर बजट अंकल कहीं भी 20-25 लाख एक मिडिल क्लास की बात करें तो उतना ही रहता है। ठीक है। आज ऑल दो कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं इंदौर में, तो मेजर सिटी में तो
इस कीमत में प्लॉट के बारे में बात करना भी मूर्खता है। जी जी। पर अब इंसान को लेना तो है, तो आप यंग जनरेशन को सर कहाँ सजेस्ट करेंगे कि वो इन्वेस्ट करे जहाँ पर उसको ग्रोथ भी अच्छी मिले और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसको डेवलपमेंट भी अच्छा मिले कि इन फ्यूचर घर भी बना सके। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि आज जो रेंज है 20 से 25 लाख रुपए में अगर कोई आदमी को इन्वेस्टमेंट करना है, जी। फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए उसको इंदौर से आउटर एरिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंदौर में तो बहुत महंगा हो गया है। 5-7-10 किलोमीटर की रेंज में बात करें तो कुछ भी नहीं मिलता है। जी। तो जैसे आज अगर हम पुरानी बात करें कि 2002-2003 जब नंदी टावर के अंदर रेट 400-500 रुपये फुट होते थे, जो कि सिटी में हुआ करती थी, तो लोग सोचते थे भाई महंगा है, हम तो मलागंज में या राजवाड़ा पे कहीं ले लेंगे या 300 रुपये में मिल जाता है। अगर आज भी कोई इन्वेस्टमेंट 2500 रुपये करता है, 3000 रुपये करता है, क्योंकि इससे कम में अब इन्वेस्टमेंट की संभावना कम है इंदौर के अंदर, तो उसको एक लॉन्ग टाइम मतलब कह सकते हैं कि 4 साल 5 साल 6 साल का वेट करना पड़ेगा और उसको रिटर्न जब भी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी हो गई कि आज मैं इन्वेस्टमेंट करूँ वो कल रिटर्न मिल जाए, तो ये तो बैंक भी नहीं देती है, उसको भी 7 साल 8 साल लगता है डबल करने में। जी। हाँ, रियल इस्टेट में ये फ़ायदा ज़रूर है कि रियल इस्टेट एक अपने आप में ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर प्रोडक्शन नहीं है, मशीनें नहीं लगी है, लैंड है। जिस हिसाब से इंदौर की ग्रोथ हो रही है, हर हिसाब से इंदौर अपने आप में डेवलप हो रहा है, चारों तरफ डेवलप हो रहा है। तो अगर आदमी कहीं पे भी इंदौर में किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम ज़्यादा हो सकता है कि किसी जगह उसको कुछ 5-10% ज़्यादा मिल जाए या 5-10% कम मिल जाए, पर मिलना निश्चित है, क्योंकि ये तो मिनिमम रेंज हो गई है। अब इससे कम तो कभी मिलता भी नहीं है। जी। और अब इसमें अगर कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट में जाता है और नया बायर आता है तो उसको इससे ऊपर ही लेना पड़ेगा। अच्छा, तो 20-25 लाख में एक मिडिल क्लास या यंग जनरेशन जो भी इन्वेस्ट करना चाहती है, कौन सा आप एरिया सजेस्ट करेंगे कि इस एरिया में अभी आपको लगता है? अगर हम देखें तो पूरा इंदौर का जो मेन ध्यान है, उज्जैन रोड, बाईपास, खंडवा रोड, ये 3 रोड ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत स्पीडी डेवलपमेंट हो रहा है। खंडवा रोड का रीज़न है कि ये सीधा हैदराबाद को जोड़ रहा है। ठीक है। उज्जैन आने वाले जितने भी हमारे श्रद्धालु लोग हैं, हाँ जी। वो ओंकारेश्वर जाते ही है। 6 लेन रोड बन रहा है पूरा ये, और आज की तारीख में खंडवा रोड पूरा रेंज में है। जी। उज्जैन रोड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे उज्जैन सिटी जो कि एक महाकाल लोक है, उसके कारण काफ़ी हिंदुस्तान में फेमस हो गई है। अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां उस रोड के ऊपर प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। जी। और सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि वह शहर से आज भी पास है। अगर हम उज्जैन रोड पे जाते हैं तो कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि रात को 1 बजे भी निकलना है तो हमको अकेले हैं हम। हाँ, हमको एक बहुत बड़ा ट्रैफिक साथ में मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम रोड पे आते हैं तो हमको कोई ना कोई कन्वीनियंस मिल जाता है हमको इमरजेंसी में आने के लिए। तो उज्जैन रोड, बाईपास और खंडवा रोड, ये तीनों रोड ऐसे हैं अभी जो आने वाले समय के अंदर काफ़ी अच्छे रहेंगे। और इनफैक्ट अंकल आज से अगर 15 साल पहले देखें तो राव सुन के ही अपने को लगता था यार कहाँ राव जा रहे हैं, महू सुन के, देवास सुन के, उज्जैन सुन के। और आज की करंट सिनेरियो की बात करें तो ऐसा लगता है कि इंदौर का हिस्सा ही है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इंदौर हो गया है। राव, महू, देवास, उज्जैन, इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी इतनी शानदार हो चुकी है और अभी जो उस पर डेवलपमेंट चल रहा है तो सिंहस्थ तक तो उसका और अप्रोच इतनी बेटर हो जाएगी, तो बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा वहाँ पर रहेगा इन्वेस्टमेंट का। अंकल जी, दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, सुपर कॉरिडोर 15 साल पहले लगभग लॉन्च हुआ था सुपर कॉरिडोर का, जो भी अनाउंसमेंट्स वगैरह आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद आज की तारीख में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे ग्रुप के सार्थक सिंगापुर के हैं सुपर कॉरिडोर पे। 15 साल में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने जो जो बोला था सब चीज़ें कंप्लीट करी। आपके प्रोजेक्ट्स ने भी आपकी तरफ से सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अप टू द मार्क रही हैं। राइट। पर क्या वजह रही कि ग्रोथ उतनी नहीं मिली जितनी एक्सपेक्टेड थी एट सुपर कॉरिडोर इन लास्ट 15 ईयर्स? सुपर कॉरिडोर जैसे नाम है वैसे सुपर है, तो सुपर ही है वो सुपर कॉरिडोर, तो क्योंकि इतनी करीब 200 फीट रोड है वो जी। और कोई भी सिटी का अगर डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर आईटी का बहुत बड़ा एक हाथ होता है। आईटी सेक्टर उसको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है। हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, मुंबई, हम जहाँ भी देखेंगे तो इनको अगर आगे बढ़े तो आईटी सेक्टर से कारण बढ़े। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सुपर कॉरिडोर पे जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन्फोसिस, आपका टाटा, टीसीएस और बहुत सारी कंपनी है जो अब स्पीड से वहाँ पे डेवलप हो रही है। दूसरा, इंदौर के डेवलपर्स ने भी वहाँ पे अब स्पीड से काम चालू कर दिया है
और कोई भी रोड को अगर हम डेवलप करते हैं जो आउटर होती है जी। तो उसको निश्चित रूप से समय लगता है। बाईपास 91 के अंदर बनना चालू हुआ था, ओके 96 में जाके कंप्लीट हुआ। जी। आज 2026 से तब जाके हम देख रहे हैं कि आज बाईपास के ऊपर इतना डेवलपमेंट हो चुका है। अच्छा हाँ अब कोई भी जैसे आज कॉरिडोर को भी हम देखते हैं कि 13-14 साल हो गए हैं, अगला 10 साल कॉरिडोर का जबरदस्त है, आने क्योंकि वाला समय बहुत सारी कॉलोनियाँ जिसके अंदर मकान बनने लग गए हैं, डेली नीड्स की चीज़ें वहाँ पे शेप लेने लग गई है। अभी जस्ट हमने एक डील करी है, हमारा जो TCS से लगा हुआ रियासत है, उसके मेन गेट के ऊपर हमने डीमार्ट को अभी लीज हमने कुछ डील हमारी उसके साथ हुई है, अच्छा लीज जो वहाँ पर लीज नहीं कहेंगे, एक डील हुई है हमारी उनके साथ में जेवी है, नहीं नॉट जेवी, हमने उनको एक सेल ही करा है कुछ पार्ट, अच्छा जहाँ पे वो अपना स्टोर लाने वाले हैं। तो अगर वो स्टोर आ रहा है, डीमार्ट वगैरह जैसी कंपनी अगर वहाँ आ रही है तो जी ग्रोथ तो दिख ही रही है उनको भी। तो बहुत अच्छा है सुपर कॉरिडोर, आने वाले टाइम सुपर कॉरिडोर का बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि जो फ्रंट के प्लॉट है वो सब 1 लाख फीट प्लस के हैं। तो हम जैसे देखते हैं दुबई से अबू धाबी जाते हैं, जैसे मतलब हाई राइज वाली बिल्डिंग होती है, जी वैसे ही शेप आने वाले टाइम में सुपर कॉरिडोर का बनेगा, जिसके अंदर लग्जरियस बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रोड के दोनों तरफ होगी और अंदर उसमें रेसिडेंशियल एरिया हैं जिसमें बढ़िया बंगले बनेंगे। लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है। हर इंदौर के परिवार का एक सपना है कि सुपर कॉरिडोर पर हमारा इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, जी तो वो कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। आने वाले 10 साल में बहुत अच्छा वहाँ पर हमें दिख रहा है। शेप अप तो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं, ग्रोथ बहुत अच्छा दिख जाएगा। एयरपोर्ट से नज़दीक भी है और डीमार्ट और TCS इन्फोसिस बहुत सारे हाँ, बड़े काफ़ी बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं। ताज होटल्स आ रहे हैं, ताज दूसरे काफ़ी आ होटल्स आ गए रहे हैं, हैं, 2-3 ताज मतलब आ रहे हैं इंदौर ओवरऑल में। देखेंगे तो सुपर कॉरिडोर का भविष्य आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब के अभी वहाँ पे रेट है, उसके हिसाब से लगता है कि आने वाले 8-10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एप्रिसिएशन वहाँ मिलने वाला है। तो अंकल के हिसाब से सुपर कॉरिडोर सुपर से ऊपर है आने वाले 10 सालों में। यस। अंकल जी एक मिडिल क्लास ग्रुप के लिए सार्थक सिंगापुर नाम देवास नाके बेल्ट में आई थिंक सो इज नेक्स्ट टू गॉड, यस। क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले देवास नाके में जाना, वहाँ पर उस एरिया को डेवलप करना, उस एरिया को शेप अप करना, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा योगदान सार्थक सिंगापुर ग्रुप का रहा है। क्योंकि मिडिल क्लास परिवार का बचपन से हमें सपना दिखाया जाता है कि खुद का घर होना। राइट। बचपन से हमें माता पिता बिल्कुल राइट। और समाज में हाँ, ये सपने दिखाए जाते हैं, और उस सपने को कहीं हद तक साकार करने के लिए आपने जो मेहनत करी थी, देवास नाके को जो शेप अप दिया है, तो वो आइडिया कहाँ से आया था आज से 20 साल पहले, जब देवास नाके पे कोई जाना पसंद नहीं करता था कि अब मैं वहाँ पर कॉलोनी लेकर आऊँगा और लोग खरीदेंगे और माल बिकेगा भी और लोग रहेंगे भी। तो ये कैसे आया था अंकल? क्या होता है रियल एस्टेट के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि शहर का विकास कहाँ तक हो चुका है और कहाँ होने वाला है, जी और जिस तरह के लोगों की रेंज है उसको हम पूर्ति कैसे करेंगे। जी तो हमने काफ़ी एनालिसिस करा पूरे एरिया का। उसके अंदर एक उस समय ड्रॉबैक था कि वहाँ रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी, लोग जाना पसंद नहीं करते थे। फर्स्ट टाइम मैं गया वहाँ पे तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे कि ज़मीन हमारी दोनों तरफ थी, रेलवे के इधर भी हमारी ज़मीन थी, रेलवे के बाद भी ज़मीन हमको दिखाई। अब चूंकि रेलवे के इधर बहुत छोटी ज़मीन थी, हमारा प्रोजेक्ट करीब 40 एकड़ का था उस समय, जी 7 एकड़ तो रेलवे के पहले थी और बाकी सब पीछे थी। हाँ जी अब क्वेश्चन था और जुनून था, करना ही है। जिस रेंज में ज़मीन मिल रही थी उसमें लग रहा था कि यहाँ हम प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सकते हैं हमारे। हमने हिम्मत करी और हिम्मत करके हमने वहाँ पे जब पहली बार मैं ज़मीन देखने गया तो ज़मीन के पहले ही वहाँ रोड नहीं था, कच्चा रोड था पूरा अंदर जाने के लिए भी रोड से। हम अंदर गए, रेलवे क्रॉसिंग के पहले ही हमारी गाड़ी को हमको रोकना पड़ा। फिर हमको जो ब्रोकर हमको दिखाने लाए थे उन्होंने बोला आपकी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, अब हमको 2 व्हीलर से चलना पड़ेगा। तो 2 व्हीलर भी हमने रेलवे क्रॉसिंग को गाड़ी को उठा के लेके गए, 2 व्हीलर को भी, मतलब वहाँ पे क्रॉसिंग भी नहीं था जी, सिर्फ पटरी थी और पटरी को क्रॉस करना था और वो गेट लगा हुआ था। तो 2 व्हीलर भी उठा 2 के व्हीलर भी क्रॉसिंग उठाया, क्रॉस करा, उसके बाद हम गए। जब हम गए तो हम जाते सी हमारे वहाँ पे एक गाय भैंस का बहुत बड़ा बाड़ा था, जी पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। पर एक विज़न था कि अगर शहर के पास में इतने रोड से 200-300 मीटर अंदर और रेलवे क्रॉसिंग का अगर ये गेट बन जाता है और अगर यहाँ पे हम इसको व्यवस्थित डेवलप कर देते हैं तो हम इसको सक्सेस कर लेंगे। वो आइडिया दिमाग में आया, रेंज अच्छी थी, 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास हमने उस समय उसको सेल करा। जी तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि लोगों को भी लगा कि उनकी रेंज का प्लॉट है।
दो ढाई लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 2-2.5 लाख रुपए में उस समय मिलता नहीं था कुछ भी। हाँ। तो अच्छा, हमको भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और धीरे 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 आगे हम उसको बढ़ते गए। हमारा जैसे ही प्रोजेक्ट सेल हुआ तो हम उसके बाद आगे कंटिन्यू उसको आगे बढ़ाते गए। इस तरह से सिंगापुर टाउनशिप हमने पूरे एरिया के अंदर हमारी करीब 600 बीघा ज़मीन के ऊपर हमने उसको बसा दिया अभी तक। सर वहाँ पर तो सिंगापुर का ही एक मेरे हिसाब से उस एरिया को घोषित कर देना चाहिए। सिंगापुर का इतना अच्छा डेवलपमेंट जो हुआ है वहाँ पे, आज की तारीख में जो भी डेवलपमेंट दिखता है ना, तो आज से 20 साल पहले अंदर के रोड्स भी पूरे आपने बनाए और रेलवे फाटक वगैरह के वहाँ पर भी बहुत मेहनत करी। तो दैट्स रियली हेड्स ऑफ सर, वहाँ पर आप इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आए थे और आज भी वहाँ पर लोगों के सपने अभी भी वहाँ पे पूरे होते हैं कि उनको अभी भी कम बजट में घर मिल जाते हैं। राइट। अंकल जी, अभी रिसेंटली आपने बॉलीवुड के सुपरस्टार को एंडोर्स करा है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सार्थक सिंगापुर ग्रुप। राइट। आई डोंट थिंक सो एमपी के किसी भी डेवलपर ने इससे पहले इतनी हिम्मत करी है और इतना बड़ा एंडोर्समेंट करा है इतने बड़े सुपरस्टार के साथ, इतने बड़े फेम और नेम के साथ। सो क्या विजन है नेक्स्ट, क्या लेकर आ रहे हैं अपना, कुछ इतना बड़ा अपन क्या चल रहा है, थोड़ा सा आप बताएं। सार्थक सिंगापुर ग्रुप हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने का प्लान करता है, कुछ नया करने का प्लान करता है। चूँकि हमारे साथ में काफ़ी अच्छे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, नए कस्टमर भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमको ऐसा लगा कि मुंबई, दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश करके देखें कि ब्रांड एम्बेसडर हम लेकर आते हैं तो उसका कुछ हमको फ़ायदा मिल सकता है। हम कंपनी ने हिम्मत करी, हमारी मीटिंग्स हुई डायरेक्टर्स की, उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से जाना ही चाहिए जी। तो हमने करीना को अप्रोच करी। उसने भी, किस्मत हमारी थी कि उसने भी हाँ करी। हमने करीना को इसलिए भी चुना कि वो बहुत अच्छा फेमिलियर फेस है जी। हम देखते हैं तो आज की तारीख में वो सुपरस्टार्स के अंदर में उसकी भी काउंटिंग होती है। तो एक फैमिली फेस जो होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्लॉट लेने के लिए पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है ना, घर की खास करके लेडीज़ रहती है, उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। तो हमको लगा कि करीना एक ऐसा फेस है जिसको अंदर सब कंफर्ट है और अपने आप में वो अगर देखें तो वो भी अपने आप में कहती है कि हाँ भाई, अगर मैं आई हूँ तो आपको कंपनी के साथ में जुड़ना चाहिए, मैं उसी कंपनी के लिए काम करूँगी जो बहुत अच्छा काम करती है। तो हमको उसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अभी हमने उनसे 2 प्रोजेक्ट का प्लान करा है। हमारा विरासत प्रोजेक्ट उनके साथ में हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। जी। हमारा एक 1 स्ट्रीट कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका भी एक हमारा शूट हुआ है, वो भी हमारा वीडियो जल्दी आने वाला है। जी। इसी तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमने उसको चुना है। तो कुल मिला के जितना फैमिलियर नेम सार्थक सिंगापुर इंदौर में है, उतना ही फैमिलियर फेम साथ में हम जोड़ना चाह रहे हैं। इतना फैमिलियर फेस जोड़ ही लिया हमने, हाँ, इसीलिए उतना फैमिलियर इसीलिए फेस हमने उसको जोड़ा जोड़ लिया है सही। कि लोगों को एक विश्वास है उसके ऊपर, हमारे ग्रुप के ऊपर विश्वास है, तो 2 विश्वास एक साथ मिलते हैं तो उसका फ़ायदा तो मिलता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अंकल जी, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आप मुझसे शेयर करें जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है ना कि डीलिंग्स के वक्त या शुरुआती दौर में या कुछ ऐसा चैलेंज आया हो, कुछ जो आप अब हंसते होंगे कि यार उस वक्त ऐसा कुछ हादसा हुआ था या ऐसा कुछ एक्शन पैक्ड कुछ अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ हो रियल एस्टेट से रिलेटेड। क्या होता है, जैसे एक बहुत मतलब बढ़िया चीज़ बताता हूँ मैं आपको। इससे अंदर 3-4 चीज़ें जुड़ी हुई जो आपको सामने दिखेगी। हम लैंड के लिए हम बड़ा जुनून रहता है काम करने का। 2-3 पार्टनर मिले कि साहब ये लैंड लेना है, तो हमारे पास में लखानी फैक्ट्री जो है उसके पास में लगी हुई करीब 40 एकड़ ज़मीन थी। चौधरी परिवार की ज़मीन थी। अच्छा। इंदौर का परिवार था जी। हम लोग लेने के लिए उनसे मिले। उन्होंने बोला सब आपकी सब बात फाइनल है, पर हमारे भैया खाते गांव में हैं, वहाँ पे कोई सरकारी डिपार्टमेंट में है वो, तो हमको वहाँ चलना पड़ेगा। अच्छा। मैं ठीक है, सब चलते हैं। वहाँ हम गए तो हमारा जो भी रेट फाइनल चल रहा था, उस फाइनल रेट के अंदर 25,000 रुपये 50,000 रुपये के बीच में निगोशिएशन चल रहा था। ओके। हम बोल रहे थे कि 50,000 रुपये कम कर दो, वो बोल रहे थे नहीं करेंगे। अब चूंकि हम कैलकुलेशन तो हमेशा रेट के ऊपर ही करते हैं, बिल्कुल, कि हमको इस रेट में मिल रही है और इस रेट में हम बेचेंगे। हाँ। तो अब वो हमारे 2 पार्टनर बिल्कुल जिद्दी पे आ गए कि नहीं नहीं, हमको तो आप 50,000 कम करोगे तो ही हम डील करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने बड़ा सोचा, मैंने बोला 50,000 रुपये हम अगर कम ज़्यादा भी करा लेंगे तो हमारे प्रॉफिट पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मैंने उनको बाहर बुलाया, मैंने भैया आओ अपन 2 दिन बाहर मीटिंग करते हैं। मैंने उनको समझाया,
जो को हम 50,000 की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारे प्रॉफिट के सामने बहुत छोटी है। जी। अगर हम यहाँ से उठ के चले गए और कल इसने ज़मीन नहीं दी, तो हम उस प्रॉफिट को जो जोड़ रहे हैं, वो हमारे से पूरा चले जाएगा। सही है। हम उसको यहाँ से आज उठ के नहीं जाएंगे, जो ये बोल रहा है इनकी बातें मानेंगे। बोले ठीक है, हम अंदर गए, हमने उनसे डील करी, जो रेट वो बोल रहे थे उसके अंदर फाइनल करा। फाइनल करके हम इंदौर आए, हमने उनको जो भी हमारी डील थी उसके हिसाब से अमाउंट दे दिया। जी। 10 दिन बाद ये हमको उसके ऊपर जिस रेट में हमने लिया था उससे हमको 40% ऊपर का ऑफर अभी आ गया। अच्छा। यहाँ तक सब तो ठीक था। हाँ जी। अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है, बार बार सब पूछते में से कि आपने सार्थक सिंगापुर नाम क्यों रखा। हाँ हाँ हाँ। हमने ये सार्थक सिंगापुर नाम इसलिए रखा कि हम जब वो 3 जने वहाँ गए थे, जी। उसमें एक हमारे पार्टनर थे मित्तल जी, जी। जो सिंगापुर बेस्ड थे। अच्छा। हाँ, अब उसके अंदर प्रोजेक्ट लाने का प्लान हो गया। हाँ जी। जब प्रोजेक्ट लाना है तो क्या लाया जाए, तो बोला अश्विन भाई यार मैं सिंगापुर रहता हूँ तो उसका नाम सिंगापुर सिटी रख सकते हैं क्या। मैंने वेरी नाइस, क्यों नहीं रख सकते, बढ़िया नाम है भाई। सिंगापुर जैसी अपन चीज़ बनाए, ये हम सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि सिंगापुर जैसा प्लान करें हम इसके अंदर कुछ। जी। तो बात हो गई, सब हो गया, नाम भी रख दिया, प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी कर दी। पर हम जब ये इंटर हुए थे, ये 2003-4 की बात है, जी। हमने लैंड लिया, सब तैयारी हो गई, रजिस्ट्री भी हमने करा ली। अब अनफॉर्चुनेटली कि इतनी तेजी आ गई कि हमने जो रेट लिया था उससे 4 गुना 5 गुना पैसे ऊपर आने लग गए हमको। तो हमारे जो सिंगापुर के पार्टनर थे, हमने तो सब उसके डिजाइन ब्रोशर सब तैयार कर लिए। बोले यार मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है, मैं तो इसको बेचना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, करेंगे क्या। मैंने बड़ा सब अपन ने तो नाम वाम रख दिया, बता दिया लोगों को। बोले कोई बात नहीं अश्विन भाई, आप कोई और प्रोजेक्ट पे रख लेना। तो मैंने बोला ये भी बात ठीक है। तो हमने उस जमीन को तो बेच दिया। अच्छा, पर वो हमको कच्चा खरीदा और कच्चा ही बेच निकाल दिया, दिया उसको। प्रोजेक्ट हाँ नहीं जी। ला पाए हम उस पर। अच्छा। पर वो एक नाम मिल गया हमको वहाँ से। जी। तो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तो साथ नहीं रहे, बाकी नाम मुझे अच्छा लगा तो वो नाम को मैंने वहीं से चुरा लिया जी। और अपने सब प्रोजेक्ट के साथ में जोड़ लिया। तो फिर हमारी शुरुआत हो गई इसे सिंगापुर की। तो हमने हर प्रोजेक्ट का नाम फिर सार्थक सिंगापुर एक अपनी पहचान बनाई और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते चले गए। तो सिंगापुर में ये सार्थकता कहाँ से आई? क्योंकि हमारा उस समय सार्थक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से हमारा फर्म थी। ओके। हाँ, तो हम उसी फर्म के अंदर हमने रजिस्ट्री भी कराई थी। जी। कुछ रजिस्ट्री हमने हमारी फर्म में कराई थी, कुछ उन्होंने उनके नाम से करा ली थी। जो कि सार्थक और सिंगापुर दोनों मुझे अच्छा लग रहा था कि सार्थक और सिंगापुर हम बोल सकते हैं, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, हमने लोगों को भी बोला। तो सिंगापुर सिटी नाम रखा था। अब चूंकि सार्थक को भी साथ में लेके चलना था ना, तो फिर हमने सार्थक सिंगापुर एक ब्रांड बना लिया। क्योंकि सार्थक के ऑलरेडी 2-3 नाम और थे मार्केट में, तो हमको हमारी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने सार्थक सिंगापुर को एक फिर नाम दिया और उसी को हम ऊपर ले गए और उसी से हमने लोगों का विश्वास जीता। हमने वो सब काम करे जो हमने बोले थे, हमने वो सब वादे पूरे करे, हमने लोगों की हर डिमांड को पूरा करा। और आज यही कारण है कि सार्थक सिंगापुर अगर इंदौर शहर के अंदर 40,000 कस्टमर लेके चल रहा है, 60 प्रोजेक्ट की डिलीवरी दे दी है, 20 अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे अभी आ रहे हैं, तो उसके पीछे निश्चित रूप से लोगों का विश्वास, हमारे परिवार के जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनकी मेहनत, और सबसे बड़ी बात है लोगों के दिमाग में हमारे लिए एक ऐसा विश्वास हो गया है कि अगर हमने बोला है तो निश्चित रूप से काम तो पूरा होगा। और जहाँ तक एप्रिसिएशन की बात है, तो एक इसके लिए तो भाग्य भी होता है। हाँ। प्रयास तो हम पूरा करते हैं कि हमारे साथ जुड़े आदमी को उसका एप्रिसिएशन मैक्सिमम मिले जी। पर हमारे वादे पूरा होना चाहिए, उससे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। वादे अगर पूरे होते हैं और उसको ये लगता है कि यार नहीं जो बोला वो कर दिया है, बाकी रेट थोड़े कम बढ़े या ज़्यादा बहुत बढ़ गए, वो उसका भाग्य के साथ हमारे जुड़ा होता है। तो 2 भाग्य और वादे ये हमको ऊपर ले जाते हैं। बिल्कुल सही है। आज सार्थक सिंगापुर ग्रुप अंकल इसीलिए इतना फैमिलियर हो गया लोगों के दिमाग में और लोगों के घरों में, क्योंकि जो डे 1 में हमने लोगों को कमिटमेंट करा वो हम फाइनल डे पे एग्जीक्यूट कर पाए, उसके बाद में हमने सर्विस भी दी। इसीलिए कोई भी ग्रुप 25 साल में इतना ग्रो कर पाता है। राइट। अच्छा अंकल, मैं अगर बात करूं अपना जैसे 1 स्ट्रीट आ रहा है प्रोजेक्ट, तो ये क्या आप कुछ एक अलग बहुत बड़ा इंदौर में इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कुछ भी कमर्शियली एक पूरा मॉल बोलें या एक पूरा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर। ये हाई स्ट्रीट के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं क्या है ये? सिंगापुर 1 स्ट्रीट जो है निश्चित रूप से अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जब वो अपने आप में शेप लेगा जी। तो मैं कह सकता हूँ कि इंदौर के अंदर ऐसा शेप नेक्स्ट कोई प्लान नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको किस्मत से लैंड का शेप ऐसा मिला है वो कि हम उसको उस हिसाब से डेवलप कर पा रहे हैं जी। हमारी आर्किटेक्टर वैभव मेहता जी हैं जिन्होंने इसको पूरा प्लान करा है, बहुत खूबसूरती से प्लान करा है। हम इसके अंदर लाइफ स्टाइल, हाउस होल्डिंग्स चीज़ें, ऑफिसेस, कमर्शियल स्पेसेस
और बहुत सारी चीज़ों को हम साथ में लेके आ रहे हैं। फूड इंडस्ट्री इंदौर में आप जानते हैं, इंदौर के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, तो हम काफ़ी अच्छे रूफटॉप रेस्टोरेंट का प्लान करके लेकर आए हैं। उसके अंदर फूड स्ट्रीट लेकर आए उसके अंदर पूरी। तो ये जब अपने आप में शेप लेगा तो इंदौर के सेंटर के अंदर इतना सुंदर प्रोजेक्ट मेरे को नहीं लगता कि कोई वापस से डेवलप हो पाएगा इंदौर के सेंटर के अंदर। जी, बाहर तो हो सकते हैं क्योंकि बाहर स्पेस भी है, तो वहाँ प्लान भी हो सकते हैं, पर इंदौर में स्पेस नहीं सिटी में कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट वापस डेवलप हो पाएगा। तो इंदौर की सिटी में मुझे भी लग रहा है वन स्ट्रीट एक वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट रहेगा जो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर डेफिनेटली आपको A to Z सारी चीजें, मुझे लगता है हर तरीके के वहाँ पे क्लाइंटेज भी आएगा, केटर आप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा विजन आप लेकर आए हैं वन स्ट्रीट पे। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स से, जैसा मैंने इनिशियली कहा था कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं, हमारे साथ में एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग भी बैठे हैं। तो मैं एक किस्सा जो पर्सनली आपके ग्रुप से और आपसे अंकल मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ पिताजी, तो वो किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स से। नहीं। जो मराठा सर थे, बहुत हमारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा, मराठा सर सार्थक सिंगापुर ग्रुप में एम्प्लॉय थे। सर के बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे और ज़्यादातर वर्किंग, मतलब सर की जो भी ग्राउंड वर्किंग होती थी मराठा सर करते थे। और आज से लगभग 10 साल पहले राइट। बहुत अचानक से उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो बीइंग एन एम्प्लॉय, जो भी एक ओनर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करता है, कोई भी एक कंपनी करती है, दैट इज़ नॉर्मल। बट सर ने, मैं पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में पता है कि सर ने अपने एम्प्लॉय के नाम पे राइट। उनके जाने के बाद एक कॉलोनी लॉन्च करी, द ग्रैंड मराठा। तो इससे सर के व्यक्तित्व और सर के किरदार के बारे में पता चलता है कि कितने अच्छे इंसान हैं ये। और अच्छा इंसान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक सक्सेसफुल, किसी के लिए भी सक्सेसफुल होना भी बहुत बड़ा है। दुनियावी नज़रिए से देखें तो वो भी ज़रूरी होता है, पर सक्सेसफुल होने के बाद सर आप अपने से जुड़े हुए लोगों का ध्यान किस तरीके से रखते हैं। ऊपर जाने के बाद आपसे जो पीछे हैं लोग, पर साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनका हाथ पकड़ के कैसे चलते हैं। तो सर ये उस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपने ग्रैंड मराठा उनके नाम पे कॉलोनी लॉन्च करी। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग सर। ये सर किसी ने आपको बचपन से सिखाया है या आपके अंदर है ये सारी चीज़ें, कैसे क्या है सर? निश्चित रूप से अगर हम कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, कोई हम चीज़ के थॉट रखते हैं, तो हमारे को वो चीज़ें हमारे मन में डेवलप होती है। जी, तो हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, हमारे जो भी परिवार के लोग रहे हैं, उनके द्वारा ये शिक्षा तो दी जाती है कि अपनापन तो अपनापन ही होता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो। आपको मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, हमसे आज भी वो लोग जुड़े हैं हमारे परिवार में, जो हमारे यहाँ पे हमारे हाउस के अंदर, हमारे गाड़ियों में हमारे साथ जो ड्राइवर हैं, वो हमारे 35-35, 40-40 साल पुराने लोग हमसे जुड़े हैं। हमको छोड़ के नहीं गए, ना हमने उनको छोड़ा है। जी, गलतियाँ उनसे होती है, निश्चित रूप से उनको डाँट पड़ती है, हमसे होती है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता कि हमने क्यों उसको बोला। जी, बोलना भी पड़ता है कई बार, मन में नहीं होता तो भी बोलना पड़ता है, पर हम उसको हमारे साथ लेके चलते हैं। तो ऐसे ही मराठी जी थे हमारे साथ में, हमको मराठी जी से बहुत प्यार था। मराठी जी ऑलमोस्ट हमारा पूरी ऑफिस का सभी काम वो करते थे। एज ए मेरे बड़े ब्रदर ही साथ में वो काम करते थे। ऐसा नहीं होता था कि मेरी और उनकी हॉट टॉक नहीं होती थी, हाँ, या हम आपस में दूसरे से डिस्कस नहीं करते थे, जी, वो भी होता था। पर वो अपनी जगह था क्योंकि वो काम को लेके होता था, हाँ जी, किसी बात को लेके होता था। बिहाइंड उन सब बातों को हम देखें तो मन में प्यार तो होता ही इंसान के लिए, सब होता है। डेफिनेटली, मराठी जब गए, हमको सबको, सब पूरे ऑफिस को, पूरे परिवार को, घर को, सबको बड़ा सदमा लगा। तो अब हो गया जो हो गया, तो उसको हम रोक नहीं सकते थे, किसी के हाथ में था नहीं, भगवान की इच्छा थी वो। फिर हम जस्ट उसके 2 महीने 3 महीने बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे। मन में इच्छा थी कि अगर ये नाम हम रखते हैं तो हमको एक हमारे यादों के साथ हमेशा बने रहेंगे वो, जी, और बने हुए भी, आज भी बने हुए। आज भी हमको कोई पुराने कागज़ की ज़रूरत पड़ती है या हमको कुछ समझना होता है, तो हमारे दिमाग में सीधे मराठी जी आते हैं, क्योंकि वो हमारी हर चीज़ समझते थे और मेरे को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ही समझते थे, वो ही बात करते थे, जी, उनको ही सब मालूम था। मेरे को कोई भी अगर आता था तो मैं बोलता था आप उनसे मिल लीजिए, वो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ जी, हाँ जी, सही है। और निश्चित रूप से वो आदमी अल्टीमेट थे, उनसे किसी चीज़ की ना नहीं थी। रात को 2 बजे उनको बुला लो, रात को 2 बजे उनको कहीं इंदौर से बाहर भेज दो, ना तो उन्होंने जीवन में सीखा ही नहीं था। तो उनके लिए जितने शब्द मैं बोलूँ उतने कम रहेंगे। वो एक ऐसी हस्ती थे, वो एक ऐसे किरदार थे, अगर सार्थक सिंगापुर ग्रुप अब इस ऊँचाइयों पे है,
तो निश्चित रूप से उसकी एक वो सीढ़ी भी है जिसके कारण हम आज यहाँ पर हैं। पिताजी भी जैसे घर पे अक्सर बात होती थी तो पापा भी जैसे आते थे तो आपसे तो कम ही मिलना होता था। नहीं, हमारा तो पापा का बहुत अच्छा प्रेम था और 99% पापा से मैं मिलता ही था। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम जैसे एक फैमिली हो गए थे सब। जी, हमसे जितने जुड़े लोग होते थे पूरी फैमिली हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी। नहीं, मैं जैसे और वर्किंग की बात कर रहा हूँ तो जैसे डेली बेसिस की अगर कुछ वर्किंग करनी हो, हाँ, नेगोशिएशन हाँ, करने हो तो हाँ, पापा का हाँ। मराठा अंकल से मराठी अंकल से वो तो बहुत सभी का बात होती जितने थी। भी लोग थे तो वो सब मराठी पापा अंकल भी घर को। आके काफ़ी ज़िक्र करते थे हाँ, मराठी हाँ, अंकल हाँ, का हाँ, हाँ। और बिल्कुल उन्होंने निश्चित। मुझे ये किस्सा बताया था तो ऑल्दो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मेरे व्यूअर्स को मैं इस किस्से से अंकल आपकी एक किरदार के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स रहते हैं अंकल इंदौर में, इंडिया में, वर्ल्ड में, ग्लोबली भी देखें तो बड़ा ब्रांड बनना तो बड़ी बात होती है पर बड़ा ब्रांड बनने के बाद भी इस तरीके से छोटे-छोटे से जेस्चर्स रहते हैं जो इंसान को बड़ा बनाते हैं तो बहुत अमेजिंग सर ये चीज़। थैंक यू। सर सार्थक सिंगापुर ग्रुप इंदौर के अलावा अभी कहाँ-कहाँ इंडिया में प्रोजेक्ट्स ला रहा है और कहाँ ग्रोथ हो रही है सर इसकी? सार्थक सिंगापुर ग्रुप अगर हम बात करें तो हम 2004 से रियल एस्टेट में हैं। जी, 2010 के आसपास मार्केट थोड़ा सा डगमग हुआ। बाजार के अंदर सिनेरियो था वो ठीक नहीं लग रहा था जी, क्योंकि काम करने की आदत थी। सिनेरियो के हिसाब से तो काम नहीं कर सकते। जी, तो हमने प्लान करा क्यों ना हम लोग इंदौर के आसपास के एरिया के अंदर प्लान करें। तो हमने मनावर, कुक्षी, अपना ब्यावरा, सारंगपुर, राजगढ़, मतलब एमपी में एमपी और में ही जगह अपन हमने काफ़ी जगह प्रयास करे और हमारे प्रोजेक्ट को लाए। इस समय हम लोग अगर हम बात करते हैं तो देवास में हमारा प्रोजेक्ट रनिंग में है, उज्जैन में रनिंग में है, जी, बड़नगर में रनिंग में है। इस तरह के हम 5-7 प्रोजेक्ट तो इंदौर के आसपास कर रहे हैं और मुंबई में हमारे 2 प्रोजेक्ट का प्लान है अच्छा जिसके मुंबई अंदर भी हमारा इनिशियली स्टार्टिंग चालू है। जी, गोवा में हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है। ओके, हाँ, एक बड़े आर्किटेक्ट के साथ हम उसको प्लान कर रहे हैं जो इंडिया का एक फेमस आर्किटेक्ट है, उनके साथ हमारी जॉइंट वेंचर की बात चल रही है और निश्चित रूप से हम खूब अच्छा ही प्लान करेंगे और एक अच्छी चीज़ ही देंगे। जी, तो जी, दिमाग में रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहना हाँ चाहिए, जी, हाँ बने रहना चाहिए। और रियल एस्टेट बिजनेस तो ऐसा है कि आप पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो जाके, बिल्कुल, बस आपकी कैपेसिटी होना चाहिए और आपका विजन होना विज़न होना चाहिए। चाहिए, सही है। तो 2 बहुत अमेजिंग सिटीज़ में सार्थक सिंगापुर ग्रुप आ रहा है, एक तो मुंबई में 2 प्रोजेक्ट्स लेकर आप आ ही चुके हैं और गोवा सबसे इंट्रिगिंग सिटी राइट, राइट। इंडिया की, वहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है तो सर बहुत सारे मुझे तो लगता है इंदौर के इन्वेस्टर्स भी जुड़ेंगे हाँ, गोवा हाँ, में तो डेफ़िनेटली अभी पूछ ही रहे हैं कि सब प्रोजेक्ट कब आ रहा है, हमको इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ जी, हाँ गोवा जी, तो सब चाहते ही है ना कि कुछ ना कुछ गोवा में रहे हमारा। जी, तो हमको वही थॉट के कारण हम गोवा गए कि सभी जगह से गोवा में डिमांड काफ़ी है, तो हम क्यों ना वहाँ पे प्लान करें। बिल्कुल। तो हम एक गोवा में बहुत हॉट स्टार्टिंग स्पॉट कर। है सर गोवा। जी, जी, जी। सर अभी आपने 2010 की बात करी कि 2010 में रिसेशन आया था और थोड़ा-सा मार्केट डाउन हुआ था। अभी भी सर साल भर से देखें तो मार्केट में रिसेशन तो नहीं आया बट रियल एस्टेट का मार्केट थोड़ा-सा सेटल हुआ है और थोड़े बहुत करेक्शंस भी आए हैं। राइट। तो ऐसे में सर जब मार्केट बहुत ज़्यादा अप था, फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर कोविड बहुत बूम करा मार्केट ने, तो बहुत सारे न्यू कमर्स आ गए, न्यू डेवलपर्स आ गए मार्केट में और इनिशियली तो लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं है, कॉलोनी काटना करना क्या है, ज़मीन लेनी है, रोड बनाना है, चेंबर बनाना है, कट गई कॉलोनी। राइट। और तब माल बिक भी रहा था लोगों का क्योंकि मार्केट बूम पे था। पर अभी जब साल भर से मार्केट की स्थिति थोड़ा-सा सेटल है, मार्केट स्टैगर्ड है, इतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे में अब जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कई सारे इंस्टॉलमेंट्स भी पे करने में थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं। साथ ही साथ डेवलपर्स जो हैं कोलोनाइज़र्स जो हैं, जैसे सार्थक सिंगापुर तो बहुत बड़ा नाम हो गया, पर जो न्यू डेवलपर्स हैं सर, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। क्योंकि उनके जेवी जो भी उन्होंने करा है किसानों से या जहाँ भी ज़मीन ली है, तो उनका तो एग्रीमेंट टाइम के हिसाब से चल ही रहा है। ठीक है। उनके पेमेंट तो डे टू डे उनके एक्सपेंसेस हैं ही, डेवलपर को भी कोई लेना देना नहीं है, जो भी ठेकेदार है उसको तो उसका पेमेंट चाहिए ही, पर उनको पेमेंट आ नहीं रहा है क्लाइंट से। तो ऐसे में वो या तो डेब्ट लेते हैं या कहीं न कहीं चैलेंजेस आते हैं, डिफ़ॉल्टर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को सर कैसे फेस करे एक न्यू डेवलपर? पर आप तो जैसे सर रेनॉन्ड नाम है तो इसको सर किस तरीके से बेयर करते हैं? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है क्योंकि अगर जब बाजार मार्केट अच्छा होता है तो आगे से पैसा आता है, डेवलपमेंट कम भी होता है तो इन्वेस्टर पेमेंट दे देता है कि उसको लगता है कि ग्रोथ हो रही है। जी, और जब मार्केट में डाउनफॉल होता है या मार्केट सेटल होता है जी। तो इन्वेस्टर थोड़ा-सा पेमेंट देने के अंदर सोचता है कि दे देंगे आराम से, हाँ, हाँ, अभी क्या जल्दी है, अभी तो रेट वहीं पे है। जी,
पर हमको इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि हमने जो हमारे आज तक कमिटमेंट पूरे करे, हमने जो एक बिजनेस में अपनी गुडविल बनाई है, जी हमसे जो इन्वेस्टर जुड़े हैं वो एक मजबूत इन्वेस्टर हमसे जुड़े होते हैं। उनको मालूम होता है कि आज निश्चित रूप से बाजार अगर स्लो है, कल अगर बढ़ेगा तो सबसे पहले सार्थक सिंगापुर ग्रुप को ही इसका एप्रिसिएशन मिलेगा। और चूंकि कंपनी अपने वादे पूरे कर रही है, अपने काम पूरे कर रही है और हमको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से हमको रिटर्न भी मिले हैं, और आज समय ऐसा आया है कि हमको थोड़ा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कम मिल रहा है, तो वो हमसे जुड़े रहते हैं। वो हमारे साथ कहीं ना कहीं हमको हेल्प करते हैं और हमारी चीज़ों को समझ के हमारे साथ में आगे बढ़ते हैं। यही एक विश्वास है जिसके कारण हम भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारा इन्वेस्टर भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, यहीं पर सर एक डिफरेंस आ जाता है एक अच्छे गजेटेड ब्रांड का और एक न्यू कमर का। तो मुझे भी वही लगता है कि कहीं पे भी कोई भी इंसान जुड़े या कोई भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे तो एक बहुत अच्छे ग्रुप के साथ जिनका हिस्ट्री बहुत अच्छी रही हो और फिलहाल में भी जिनका नाम अच्छा चल रहा हो, तो उसके साथ जुड़कर काम करेगा तो वो सामने वाला भी रात को चैन की नींद सोएगा। और जो ग्रुप ओनर्स रहते हैं, जो ब्रांड डेवलपर्स रहते हैं, तो उनके तो सर दिमाग में खुद ही टेंशन रहता है कि वी नीड टू एग्जीक्यूट द थिंग्स दैट वी हैव कमिटेड। राइट। तो सर ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है डेवलप। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे करेक्शन चाहूँगा। निश्चित रूप से बड़े ब्रांड से जुड़ना चाहिए क्योंकि बड़ा ब्रांड अपने वादे पूरे करता है जी, पर किसी छोटे को भी बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, छोटा बड़ा जब ही बनेगा जब वो शुरू करेगा, बिल्कुल तो छोटे को भी सबको मदद करना चाहिए। जी, उनके साथ अच्छा, अगर आपको लगता है कि ग्रुप अच्छा है, लोग अच्छे हैं, हाँ जी, उनकी रेपुटेशन ठीक है, पर अभी मार्केट कुछ 19-20 है, तो उनका भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उनको भी बड़े बनने का हक है। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने एम्प्लॉयज़ से भी हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आपको हमसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो निश्चित रूप से उसको ज्वाइन कीजिए। आप अपना भविष्य पहले देखिए, क्योंकि अगर हमसे जुड़ के उसको लगता है कि मेरा भविष्य यहाँ पे नहीं बन रहा है या मुझे इससे अच्छा फ्यूचर मिल सकता है, तो सबको राइट है कि वो अपने फ्यूचर को अच्छा चुने। तो मैं चाहता हूँ सबसे जितने भी छोटे बड़े जो भी हो वो अपने मुकाम टॉप से टॉप पे जाए, क्योंकि मैं भी कभी समय छोटा था। जी। अगर आगे बढ़ा हूँ तो हर इंसान को अधिकार आगे बढ़ने का। ये अंकल यही आपकी खासियत है नहीं जो आज हम लोग बैठे हुए हैं और आपसे इतनी चर्चा हुई तो बहुत अच्छी नहीं, बातें नहीं, हुई, बहुत यही सारी होना चाहिए चीज़ें सब। सीखने को मिली। और आपसे जब भी मिलता हूँ अंकल ऐसा ही लगता है कि मैं किसी अपने से मिल रहा हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ऑल्दो मुझे पता है कि मैं बहुत बड़े ग्रुप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, बहुत बड़े इंसान से मिल रहा हूँ, पर आपने सर कभी भी वो चीज़ मुझे महसूस नहीं होने दी कि मैं कोई बच्चा हूँ या कोई न्यू कमर है। तो सर ये आपकी खासियत है नहीं, आपसे क्योंकि मिलकर। आज क्या होता है, हम बड़े बनते हैं ना तो उसके पीछे वो सब लोग होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं और जुड़ना चाहते हैं। जो जुड़े होते हैं उससे हम बड़े बन गए, और बड़े बनने के लिए जुड़ना भी पड़ता है, जोड़ना भी पड़ता है, जी, तभी तो हम बड़े बनेंगे। बिल्कुल हम बड़े बन के बैठ जाएंगे और नहीं मिलेंगे तो हम बड़े वैसे ही रह जाएंगे ना। हमको और बड़ा बनने के लिए तो सबको साथ लेना पड़ेगा, सबका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, सबका प्यार लेना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा अंकल, जाते हुए एक अनाउंसमेंट आपकी किसी प्रोजेक्ट की या एक कुछ ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप देना चाहें। निश्चित रूप से अभी मैं कहूँगा कि हमारे एक नर्मदापुरम प्रोजेक्ट आया है खंडवा रोड पे, जी, जिसके अंदर हम अभी एक आध्यात्मिक रूप में उसको डेवलप कर रहे हैं ना। जैसे एक खंडवा रोड देते तो नर्मदा से नदी से कनेक्टेड है, ओमकारेश्वर तो जी, हमने उसका नर्मदेपुरम नाम रखा है और पूरा आध्यात्मिक थीम पे उसको हम बना रहे हैं। जी। काफ़ी सुंदर प्रोजेक्ट बन रहा है, रेंज के हिसाब से भी वो काफ़ी अंडर रेट है अभी। तो एक वो देख सकते हैं अगर हमारा इन्वेस्टर किसी रूप से इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हम लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारा द ग्रांड विरासत है, जिसके अंदर हम 4000, 8000 और 12000 फीट की प्लॉट लेके आ रहे हैं। जी, उस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि उसके सभी रोड 12 मीटर प्लस है। ओके, जनरली इंदौर में प्रोजेक्ट 9 मीटर प्लस होते हैं, हमारा प्रोजेक्ट 12 मीटर प्लस है और साइजेस भी 4000 अबव है, और प्लॉट नंबर ऑफ प्लॉट्स भी करीब 900 के आसपास है। जी, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना एक साथ एक थीम के ऊपर प्रोजेक्ट जो बन रहा है, वो इंदौर के अंदर इस समय आना मुश्किल है इतने बड़े रूप में। जी, बिल्कुल, और जो हम उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि एक अलग लेवल पे लेके जाएगा इंदौर शहर को। वो एक वो किला जो होता है ना कि एक किले तो बहुत सारे बन जाते हैं, कोई 5 एकड़ में बन जाता है, कोई 5, 10, 15 एकड़ में बन जाता है, जी। पर एक 150-200 एकड़ के ऊपर एक किले का रूप देना और पूरा एक विशाल रजवाड़ी रूप फील देना देना, उसको, पूरी तो ग्रैंड फील विरासत देना। बसाना पूरी, वो जी, अपने आप में एक इमेजिंग होगा। हमको इस पूरे शेप लेने में 1 साल का टाइम और लगेगा, जी, पर 1 साल बाद मैं आज जो शब्द बोल रहा हूँ और 1 साल बाद जब वहाँ पे आदमी जाके देखेगा तो बोलेगा निश्चित रूप से कोई विरासत में आ गए हम, इससे बढ़िया विरासत कोई नहीं हो सकती है। और मैं भी अब बोल रहा हूँ अपनी जनरेशन के लिए कोई विरासत में कोई देना चाहता है
तो वहाँ पे प्लॉट ले, तो निश्चित रूप से आने वाले जनरेशन्स को याद रहेगा कि हमारे को विरासत में जो मिला है जी। वो बेमिसाल है। आपके अंकल शब्दों से मुझे ये चीज़ महसूस भी हो रहा है, क्योंकि सुपर कॉरिडोर पे जो ग्रैंड रियासत प्रोजेक्ट आया था और जो ग्रैंड रियासत आपने एग्जीक्यूट करा है, राइट, दैट इज नेक्स्ट लेवल। मतलब आपने अगर 20 दिखाया तो आपने 21 एग्जीक्यूट करा है। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है द ग्रैंड विरासत वुड बी दैट ग्रैंड एज द नेम 100% सजेस्ट, एज यू कमिट। और किसी को छोटे ग्रुप में इन्वेस्ट करना है तो नर्मदेपुरम इज ऑल्सो रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। थैंक यू।